हाँ, जो पॉलिटिकल थिंकर्स है। बाकी क्वेश्चन आपको यही से रहेगा। हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी सब आपका यहीं से रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, है? हाँ, इससे तो होगा ही, इसके साथ अलग से आपको पॉलिटिकल थिंकर पढ़ना होगा। है? तो मतलब वही आपका जो यहाँ पे चल रहा है वही रहेगा, और साथ में अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो हेल्प करेगा। ठीक है, उसमें आपको पीजीटी में तो ये पूरा केवल यही रहेगा। टीजीटी और आपका उसके ऊपर है ना, जो मतलब 11-12 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको इससे आगे भी पढ़ना है, केवल इतना से। 9-10 के लिए भी आपको इससे आगे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9-10 में आपको सिविक्स है ना, सिविक्स होता है, लेकिन है वो पॉलिटिकल साइंस ही। 11-12 उसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, और 10th में उसको सिविक्स बोलते हैं, नागरिक शास्त्र है ना, किताब पर लिखा रहता है नागरिक शास्त्र या नागरिक जीवन, और वही 11-12 में हो जाता है। तो थोड़ा सा इससे ऊपर पढ़ना होगा, राज्य का सिद्धांत है ना, ये सब के सिद्धांत क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आध दो आपको रहेंगे। तो इससे थोड़ा अप लेवल आपको वहां पर चाहिए, तो वो इसके बाद कंप्लीट करने के बाद आप लोग को सेपरेट कर दिया जाएगा है ना। इससे जैसे पॉलिटी कंप्लीट होगा तो जो भी 11-12 या 6 to 8 वाले जो है 9-10 वाले, इनको सेपरेट कर दिया जाएगा। इनको सेपरेट करके आप लोगों को जो आपका पॉलिटिकल साइंस का इससे अलग का पार्ट है, या हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वो सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे आप लोग को लेकर चलेंगे ऊपर के बिल्डिंग में, जिन लोग भी वो होंगे, और ऊपर आपको कंप्लीट कराएंगे। है? हाँ, बिल्कुल होगा। पिछले बार भी मैंने पढ़ाया था वर्ल्ड हिस्ट्री, इस बार भी होगा। ठीक है, जैसे ही मॉडर्न कंप्लीट होगा, कोई नहीं, जब मैं आपको समझाऊंगा कहानी की तरह से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब आराम से समझ में आ जाए कि रसिया 17 में और फ्रांस 1789 में। फ्रांस में 3 क्रांति, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। ठीक है, और रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति, और 1904-5 का रूस जापान युद्ध है ना। ये सब जो मैटर है वो पूछा था। ब्रिटेन की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति है ना, अमेरिका का स्वतंत्रता, ये सब चीज जो है आपसे पूछा जाता है। ये देखिए, ये बड़ा ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे तनाव नहीं है, ये सबके साथ होता है। ये हमारे साथ भी हुआ था एक टाइम पे, आपके साथ भी हो रहा है, ये सबके साथ होता है। कोई कहता है कि मेरे साथ नहीं होता, झूठ बोलता है। ये सबके साथ होता है, मिक्स होता है। अब भी आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग जब अभी भी जब अपने मेंस के लिए जाते हैं, मेंस लिखने के लिए, तो ऐसा लगता है कि अब पढ़ा तो अपना सब सारा विषय है, ऐसा लगता है समटाइम्स कि हिस्ट्री चला गया इकोनॉमी के अंदर में, इकोनॉमी चला गया हिस्ट्री के अंदर में, हिस्ट्री चला गया इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर में, इंटरनेशनल रिलेशन चला गया करंट अफेयर्स में। ऐसे लगता है कि मिक्सअप हो गया। वो एग्जाम के पहले का प्रेशर होता है, लेकिन जैसे ही पेपर सामने आता है कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। पेपर मिलने के साथ आपका ब्रेन आपको क्लैरिफाई करता है कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक दबाव होता है, नेचुरल दबाव है, ये सबके ऊपर होता है। अगर कोई कहता है कि नहीं होता है तो वो झूठ बोलता है। बाकी प्रेशर, फियर, एग्जाम फियर सबके साथ हो, इसलिए आपको ये नहीं समझना कि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है, ये सबके साथ होता है। हाँ, बशर्ते कि अब इसको हैंडल करने आना चाहिए। जो हैंडल कर लेता है उसको दिक्कत नहीं होता है, और जो प्रेशर में आके सर पीट लेता है, अब क्या करे, अब तो कुछ होगा नहीं, केवल तनाव में ही रहेगा, तो फिर नहीं कर पाएगा। तनाव को रिलीज करने भी आना चाहिए, कि कॉमन चीज है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हमने पढ़ा है, अपने पढ़ाई पर हमको विश्वास है, अपने मेहनत पे विश्वास है, तो हम अच्छा कर जाएंगे। ये फेथ आपको रखना पड़ेगा है ना, और ये फेथ ही आपको फियर से निजात दिलाता है। क्योंकि अगर तनाव क्या होता है, तनाव आदमी को तोड़ देता है, इसलिए तनाव में नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए। तनाव इतना कि आपको सीरियस रखे, तनाव इतना ज्यादा नहीं कि आपको डिस्टर्ब कर दे। धनुष को देखते ना, धनुष का जो प्रत्यंचा होता है तो उसमें एक तनाव होता है ना। वो तनाव जो होता है, जो टेंशन होता है, वो तनाव ही तीर को बहुत दूर तक फेंकता है। लेकिन अगर तनाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा, वो जो धागा है, वो जो प्रत्यंचा है, वही टूट जाएगी, फिर तीर नीचे गिर जाएगा। और अगर वो बहुत ढीला हो जाए तो तीर चल ही नहीं पाएगा। यानी कि ना तो उसको ढीला छोड़ना है और ना ही उसको कस देना है, मध्यम मार्ग में इतना रखना है ताकि काम हो जाए। तो तनाव का मैनेजमेंट भी आपके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तनाव नहीं होगा तो आप केयरलेस हो जाएंगे,
और अगर बहुत ज्यादा तनाव हो जाएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो तनाव को कैसे मैनेज करना है ये आपको अपने पॉजिटिव थिंक से इसको ध्यान रखना है, ताकि कोई किसी तरह का कोई तनाव आपको ना हो। चलिए, तो कल हम लोगों ने नागरिकता देखा था, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में कल हमने बातचीत की थी, है ना, कि सिटीजनशिप क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके आगे, ठीक है, तो इसके आगे आप देखेंगे तो इसके आगे आपको पढ़ना है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ओके, ये आपको पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35, ठीक है। तो मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। चलिए, तो 12 से 35 के बीच में है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार कहां से लिया गया है जी? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार कितना है? पहले 7 था, वर्तमान में 6 है, ठीक है। हाँ, संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो मूल अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले है समानता का अधिकार, लिख लीजिएगा थोड़ा। समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। आ रहे हैं भाई, लिखो। 12:30 में मामला गड़बड़ है कुछ। समानता का अधिकार, सुनता अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 to 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। चलिए, तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
right to freedom of religion, educational and cultural rights, and right to constitutional remedies. ओके, तो मूल अधिकार 6 है। सब लोग लिख लिया ना इस बात को? नोट करके एक लाइन लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान में मूलतः, भारत के संविधान में मूलतः 7 मूलाधिकार थे। मूलतः 7 मूलाधिकार थे। मूलतः 7 मूलाधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। ठीक है, हाँ, विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक बोले तो लीगल। ठीक है, तो जब संविधान बना था तो मूल अधिकार 7 था, जिसमें एक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के कैटेगरी से हटा दिया गया। ठीक है, क्या? हाँ भाई, उसको हिंदी में विधिक बोलते हैं, इंग्लिश में लीगल बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और थोड़ा और हिंदी में उसको कानूनी भी बोलते हैं, कानूनी अधिकार। ठीक है, तो अब देखिए, मूल अधिकार से उसको हटा दिया गया, क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट है, विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो अब है कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है, लीगल राइट में क्या अंतर है? तो जो आपसे छीना ना जा सकता हो वो मूल अधिकार है, आज जो आपसे छीन लिया जाए वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को तो वहां से हटाना मजबूरी था, क्योंकि मूल अधिकार से कैटेगरी से इसलिए मजबूरी था क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो देश में 2 तरह के लोग थे, एक भूमि संपन्न और एक भूमिहीन। मतलब एक जमींदार टाइप के लोग और एक लोग के पास जमीन था ही नहीं। तो जमीन पैदा करने का तो चीज है नहीं कि उसको पैदा कर लेंगे, है ना, गेहूं और चावल की तरह। तो जितना है उसी में से उनको भी देना होगा जिनके पास नहीं है जमीन, या फिर सरकार को सड़क बनाना है, रेलवे का विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो जमीन तो लेना पड़ेगा। तो सरकार ने जब इन सभी पर्पस से जमीन लेना शुरू किया तो लोग कोर्ट में चले गए, जमींदार लोग, कि भाई हमसे हमारा जमीन छीना जा रहा है, जबकि जमीन तो मूल अधिकार था। तो फिर उसी समय 1951 में पंडित नेहरू की सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, प्रथम संविधान संशोधन, और प्रथम संविधान संशोधन करके भूमि हदबंदी कानून बनाया और एक अनुसूची लाया, 9वीं अनुसूची, और उसमें कहा कि 9वीं अनुसूची में हम जो विषय डालेंगे कोर्ट उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो भूमि सुधार को उन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल दिया, और फिर भूमि लेकर के और भूमिहीन लोगों को देते चले गए, है ना। फिर बाद में ऐसा महसूस हुआ कि भाई मूल अधिकार में अगर श्रेणी में अगर ही रहेगा तो दिक्कत तो होता ही रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि इसको मूल अधिकार से ही हटा देते हैं। तो 1978 में इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और चला गया लीगल राइट में। ठीक है, इसलिए आज देखिए, सरकार को कुछ भी करना होता है तो सरकार आपसे आपका जमीन ले लेती है, आप रोक भी नहीं पाइएगा। जब सरकार लेना चाहिए तो ले लेगी, बदले में सरकार आपको कंपनसेट करती है, क्षतिपूर्ति देती है कि भाई इतना का जो वैल्यू है तो उसका पैसा ले लिए, लेकिन सरकार को अगर आपका जमीन लेना होगा तो सरकार ले लेगी। ठीक है, तो इसीलिए उसको वहां से हटा दिया गया और वर्तमान में आपके पास 6 ही मूल अधिकार है। कचे तो उपाय करके ले लेगी, नहीं करेगा ना तो पुलिस भेजेगी, ठीक है, और ले लेगी। हाँ, किसी तरीके से नहीं मानिएगा, प्यार से नहीं मानिएगा तो मना लेगी, है ना, उसके पास अथॉरिटी है।
अनुसूची 9 मेरे माय डियर। हाँ हाँ, उसके लिए भूमि हदबंदी कानून बना था, इंग्लिश में बोलते हैं लैंड इक्विजिशन एक्ट। ठीक है, तो भूमि हदबंदी कानून बना था, उसके तहत उन्होंने वहां पर नवी अनुसूची जोड़ा था। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, एक हट गया है, 1978 में हटा दिया गया। और जो हटा तो उस समय देश में सरकार थी जनता पार्टी की, जनता पार्टी सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने उसको हटाया था। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब मूल अधिकार जो है, इसमें ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, तो ये नाम है इसका मूल अधिकार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसको मूल अधिकार क्यों कहते हैं, इसको कोई और अधिकार क्यों नहीं कहते हैं? कोई और अधिकार भी तो कह ही सकते थे, लेकिन इसका नाम मूल अधिकार ही क्यों पड़ा? हाँ, एक बात तो अभी हम जैसा कि हमने कहा ही कि जो छीन लिया जाए वो कानूनी अधिकार, आज जो छीना नहीं जा सकता है वो मूल अधिकार। लेकिन इसके अलावा इसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि मूल का मतलब क्या होता है? बेसिक, एकदम बेसिक चीज, जो कि एकदम कंपल्सिव काइंड का। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें भोजन मिलना बंद हो जाए तो फिर हमारा जीवन कितना दिन तक चलेगा? समाप्त हो जाएंगे। पीने के लिए पानी मिलना बंद हो जाए तो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा मूलभूत चीज जो कि एकदम जरूरी है, तो आपको नहीं लगता है कि यह सब चीज बहुत जरूरी चीज है? अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, है ना? मतलब आपका एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी तरह से आपका विकास करने के लिए जरूरी है कि यह अधिकार आपको मिले। अगर यह नहीं मिलेगा तो आप मनुष्य होते हुए ही पशु बन जाइएगा, है ना? क्योंकि फिर आपका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपका जन्म हुआ, आपको किसी ने किसी कमरे में बंद कर दिया, हमेशा रहिए वहीं पर, है ना? तो ऐसे में क्या होगा? आपका विकास नहीं हो पाएगा, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए मूल अधिकार का होना अनिवार्य है, इसलिए इसको मूल अधिकार कहते हैं। क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं होगा, यानी कि एक व्यक्ति के पर्सनालिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इट्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, है ना? एक व्यक्ति के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। यह नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको कहते हैं मूल अधिकार। क्लियर है? जो कि 6 है। और ये आर्टिकल आपको एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे तो ये भी पूछ लिया जाता है और पीछे पूछा भी गया है। पीछे के आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जो टीयर 1 टीयर 2 हुआ है वहां पर पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, समानता 14 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच में है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है, शिक्षा संस्कृति 29-30 में है और संवैधानिक उपचार 32 में है। ठीक है, अब इनको हम ये देखेंगे कि देखिए यहां से 14 से लेकर के 32 तक का तो फिगर आपको दिख रहा है, बीच में 31 गायब दिख रहा है। तो 31 वही था जो संपत्ति का अधिकार, तो अब तो है ही नहीं, इसलिए इसमें उसको नहीं लिखा है, क्योंकि अब वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, तो चला गया। बाकी आपका आर्टिकल 12, 13 और उधर 33, 34 और 35। ठीक है, लेकिन केवल इतना इसको ही देख लेने से नहीं होगा, इसका सब आर्टिकल भी देखना पड़ेगा कि इसका आर्टिकल कम से कम 14, 15, 16, 17 ये सब क्या कह रहा है, क्योंकि सीधे सीधे वहां से भी आपको क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइए आर्टिकल 12 पर, कि ये जो शुरू होता है तो ये 12 ही गायब है, इसमें से 12 दिख ही नहीं रहा है। तो भाई ये 12 क्या है? तो 12 क्या है? तो लिखेंगे राज्य की परिभाषा, डिफिनिशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब देखिए ये राज्य की परिभाषा क्यों है भाई? यहां पर राज्य के परिभाषा का क्या मतलब है, ताकि आप ये समझ जाइए कि राज्य क्या होता है। क्योंकि ये जितना अधिकार आपको मिला है, इस सारा अधिकार राज्य के खिलाफ में मिला है ना? ये अगेंस्ट ऑफ स्टेट है। ये अधिकार आपको राज्य के खिलाफ आपको अधिकार देता है ना? कि राज्य के खिलाफ आप अपने अधिकार को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो राज्य क्या है? तो यहां पर स्टेट समझिए, स्टेट मतलब कि जो सरकार के हिस्से हैं, सरकार के जो अंग हैं, वो सब जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो वो लोग आपका अधिकार छीन नहीं सकते हैं आपसे। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, इधर आ जाइए, पेज बदल लेता हूं।
तो आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ स्टेट, तो राज्य क्या है समझ लीजिए कि क्योंकि ये सब अधिकार आपको राज्य के खिलाफ मिला है, इसलिए मूल अधिकार को कहा जाता है कि राज्य के लिए नकारात्मक है और व्यक्ति के लिए सकारात्मक है ना। इट्स पॉजिटिव फॉर सिटीजन एंड इट्स नेगेटिव फॉर स्टेट, ठीक है। राज्य के लिए नकारात्मक है, सरकार के लिए सकारात्मक है। तो अब देखिए कि राज्य की परिभाषा में कौन आता है। तो सबसे पहले केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है। राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको बंद कर लीजिए, तो दरवाजा बंद कर लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। और विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सन। विधिक व्यक्ति मतलब, अरे लीगल पर्सन तो इंग्लिश ना हो गए लो हो। विधिक पर्सन, विधिक व्यक्ति मतलब सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी, गेल, भेल, सेल, है ना, ओएनजीसी, सब क्या है, सब सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो सरकारी कंपनियों को विधिक व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है, लीगल पर्सन। अब देखिए राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, विधिक व्यक्ति, ये सब शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका अधिकार दिया गया है वो सब अधिकार इन लोगों के खिलाफ है, आई लोग चाह के भी आपका अधिकार आपसे छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। तब अगर केंद्र सरकार की बात है तो सरकार में कौन कौन शामिल है, सरकार कैसे बनता है, वो तो राज्य है ना। गुड गुड। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए कि सरकार के 3 हिस्से होते हैं, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, विधायिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब देखिए तो अगर केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार का ये 3 हिस्सा होगा ना जी। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, हाँ, कानून को लागू करना, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, कानून बनाने का काम विधायिका करती है और समीक्षा करने का काम न्यायपालिका करती है, ठीक है। ये क्या करती है, तो ये लागू करती है, कानून को लागू। तो कानून को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। कानून का निर्माण, निर्माण कौन करेगा, विधायिका, ठीक है। और ये कानून की समीक्षा, कानून की समीक्षा मतलब कि कानून सही है या गलत है, कानून में किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर दिक्कत है तो उसको ठीक करवाएगी, तो ये काम न्यायपालिका का है। तो चूंकि इसमें अगर केंद्र लगा हुआ है तो केंद्र की कार्यपालिका हो जाएगा, केंद्र की विधायिका हो जाएगा और केंद्र की न्यायपालिका हो जाएगा। तो केंद्र के कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, बोलिए। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह होती है, जो प्रशासनिक लोग होते हैं। कार्यपालिका के अंदर कार्यपालिका 2 तरह की होती है, देखिए एग्जीक्यूटिव जो है
कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो होते हैं मंत्री लोग, मिनिस्टर्स, क्योंकि मंत्री तो 5 ही साल के लिए बनते हैं ना, और क्या पता बिहार जैसा स्थिति हो तो मंत्री बनेंगे हटेंगे बनेंगे हटेंगे, है ना। मंत्री कभी विपक्ष का नेता, फिर विपक्ष का नेता कभी मंत्री, वो वाला मैटर हो जाएगा। इसलिए मंत्री लोग अस्थायी कार्यपालिका है, ठीक है। और अस्थायी कार्यपालिका कौन होता है? प्रशासनिक लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, हाँ, आईएएस आईपीएस या कोई भी ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी सरकारी नौकरी में है, सरकार के यहां काम कर रहा है, मतलब कि सरकार का ही तो नियम लागू करवाएगा ना। इवन आप कल के डेट में आप सेलेक्ट होकर जाएंगे स्कूल के अंदर में, आप भी कार्यपालिका का हिस्सा है, आप सरकारी कार्यपालिका, आप अस्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि आप सरकार का काम है कि स्टेट में एजुकेशन ठीक तरीके से प्रोवाइड कराना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप वही प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो आप वो उसके पार्ट बनेंगे, ठीक है। हम लोग भी ये काम कर, लेकिन हम लोग इसके पार्ट नहीं है, क्योंकि हम सरकार के थोड़ी हैं, प्राइवेट संस्थान है ना। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट के माध्यम से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर आप सरकार के हिस्सा, क्योंकि वो सरकार का ऑब्जेक्टिव है, सरकार चाहती है कि उसके यहाँ लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, और उसके लिए सरकार जो योजना बना रही है उस पर आप काम कर रहे हैं। तो अस्थायी मतलब हो गया मंत्री, ठीक है, मंत्री लोग, जैसे प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री जो भी होते हैं, या राज्य में मुख्यमंत्री और इनके अलावा जो मंत्री होते हैं वो सब। यहाँ पे अस्थायी में आप देखते होंगे, जैसे कि आप मुख्यमंत्री तो आप सुनते होंगे मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री प्रधान सचिव, है ना। तो ये जो सचिव लोग होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो सिखाते पढ़ाते हैं कि क्या करना है ना। ये मुख्यमंत्री को सिखाते हैं और वहां पे प्राइम मिनिस्टर को भी सिखाते हैं। हर डिपार्टमेंट में भी, कोई होम मिनिस्टर है तो होम सेक्रेटरी भी है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है तो डिफेंस सेक्रेटरी है ना। और ये सेक्रेटरी जितने लोग होते हैं, सचिव, ये सब आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर, है ना, जो मंत्रियों को बताते हैं, समझाते हैं कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है या किस प्रकार से समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रशासन के लोग होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका है, इन्हीं को ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, यही ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, ठीक है। और अस्थायी कार्यपालिका में मंत्री लोग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 5 साल पे सरकार बदलती है, तो अगर सरकार बदल गई तो मंत्री बदल जाएंगे। तो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं मंत्री, अस्थायी कार्यपालिका होते हैं पुलिस प्रशासन के लोग। क्लियर है? अब है कि केंद्रीय कार्यपालिका में कौन होगा, तो केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? तो केंद्रीय कार्यपालिका में आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान न्यायवादी, ठीक है। अस्थायी ना, ये लोग 5 ही साल के लिए है ना, ये कौन सब 65 साल के लिए है ना, 5 ही साल के लिए है ना। अब देखिए पीछे जितने राष्ट्रपति बने सब 5 साल बाद रिटायर कर गए है ना। तो ये सब क्या है? ये सब अस्थायी है और कार्यपालिका है। इनके साथ जो ऑफिसर्स होंगे रहते हैं वो सब अस्थायी हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद ऑफिसर तो रहेगा। अगर यूपीएससी क्वालिफाई करके गया तो 65 साल तक जॉब करेगा, बीपीएससी क्वालिफाई करके गया तो 62 साल तक जॉब करेगा। ये लोग मंत्री विधायक बन के गए तो 5 साल के लिए गए हैं, फिर 5 साल के बाद एग्जाम होता है इनका, अगर पास किए तो फिर बनेंगे, अब फेल कर गए तो खत्म। हाँ, यूपीएससी से अगर आप जाते हैं तो 65 साल की सर्विस मिलती है, बीपीएससी से जाते हैं तो 62 साल की सर्विस मिलती है, ठीक है। तो यहां पर इसको रखेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव, विधायिका कौन है? तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। तो केंद्र में कानून कौन बनाता है? संसद, गुड, पार्लियामेंट। तो संसद हो जाएगा केंद्रीय विधायिका, ठीक है, संसद के लोग। केंद्रीय न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ये संसद जो है हमारे देश के जो नेता है, उनकी सेना है, उनके लिए कानून बना सकती है। संसद हर चीज के लिए काम कर सकती है बिना मतलब उनके लिए कोई ये इसमें एक क्वेश्चन था सर, अभी यहाँ टेस्ट हुआ था उसमें कि हमारे देश का संसद हमारे देश की सेना से बिना अनुमति लिए उनके लिए कानून बना सकती है या नहीं? बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि ये संसद संप्रभु मतलब संप्रभु तो नहीं है, लेकिन संसद के पास अधिकार है कि हर ले के लिए मॉनिटरिंग कर सकती है, ठीक है।
और न्यायपालिका में क्या है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, ये केंद्र सरकार। तो जैसे केंद्र सरकार में ये 3 अंग है, वैसे राज्य सरकार में भी 3 अंग होगा ना। राज्य सरकार की कार्यपालिका, तो राज्य सरकार की कार्यपालिका कौन होगा जी, तो यहां पर कौन हो जाएगा, केंद्र राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, गवर्नर, है ना, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और एडवोकेट जनरल, है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। ये सब क्या हो जाएंगे, ये लोग राज्य की कार्यपालिका है। और यहाँ पे जो अधिकारी सब है वो सब राज्य की अस्थायी कार्यपालिका है। ठीक है, क्या पीएम का सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एजीआई मतलब महान्यायवादी। यहां पर भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, एमएलए उमें ना है, तो एमएलए उसमें कैसे आएगा, एमएलए का है, एमएलए विधायिका ना है जी, वो बैठता विधानमंडल में। हाँ, विधायिका है। जैसे यहां संसद का है तो संसद में क्या जाएगा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या है, विधायिका है। वैसे यहां पर क्या है, विधानमंडल। राज्य में क्या है, विधानमंडल, जहां पे कानून बनता है। बिहार के लिए कानून कहां बनेगा, बिहार के विधानमंडल में। ऐसे बिहार में शराबबंदी है तो कानून कहां बना, बिहार के विधानमंडल में। तो विधानमंडल में कौन बनता है, विधायक लोग, यानी एमएलए और एमएलसी। तो एमएलए एमएलसी कार्यपालिका के हिस्सा नहीं है, विधायिका के हिस्सा है ना, एमएलए या एमएलसी। और यहां पर एमपी, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, ये सब संसद के सदस्य हैं। ठीक है, यही लोग कानून बनाता है। और यहां ये विधायिका में एमएलए एमएलसी। ठीक है, तो राज्य विधान से बिहार के लिए बात करेंगे तो बिहार विधानमंडल, यूपी के लिए बात करेंगे तो यूपी का विधानमंडल। हर राज्य में अपना विधानमंडल है ना, हर राज्य में अपना विधानमंडल है। तो ये हो जाएगा क्या, 6 राज्य में, 8 में नहीं, 6 ही राज्य में है विधान परिषद, बाकी में विधानसभा है, विधानसभा है। हाँ, लेकिन जहां पे अगर विधान परिषद नहीं भी है तो वो भी विधानमंडल कहेंगे, और वहां पर विधानसभा और राज्यपाल को मिलकर बनेगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर विधायिका समझ रहे हैं, जहां पे कानून बनता है। तो स्टेट में हर राज्य सरकार के यहां अपना राज्य विधानमंडल है, वहां पे होता है। और राज्य की न्यायपालिका कौन है, उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो यह सब इतना ये पूरा व्याख्यायित करके बताने का मतलब है कि समझिए कि सब लोग सरकार के राज्य की परिभाषा में शामिल है। मतलब इसमें से कोई भी आदमी आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है, ना कोई सरकारी आदमी, ना ये नेता लोग। कोई भी अगर छीनेगा आप इसके खिलाफ कोर्ट में चल जाइएगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, ये सब राज्य की कार्यपालिका है। क्लियर है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार समझ में आया कि इसके भी 3 अंग, इसके भी 3 अंग। अब स्थानीय सरकार, इसका भी 3 अंग। जब सरकार लगा है तो 3 अंग तो इसका भी होगा। तो स्थानीय सरकार में आप पढ़ते हैं ना, पंचायती राज। ठीक है, तो स्थानीय सरकार में कार्यपालिका कौन है, मुखिया। गांव में देखते हैं जो झगड़ा खत्म होने वाला होगा वो झगड़ा लगा देगा ही, जो झगड़ा खत्म होने वाला होगा वो झगड़ा करा देता है ना। तो मुखिया, उप मुखिया, इसके अलावा वार्ड काउंसलर, जो वार्ड का सब सदस्य सब होता है, वो सब क्या है, राज्य में वहां स्थानीय स्तर पे कार्यपालिका है। वो सब देखता है कि गांव का नाला, सड़क, रोड कैसे ठीक करवाना है ना। ये सब अपना सारा काम ही लोग करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सब क्या है, गांव के स्तर पे कार्यपालिका है। ठीक है, और ये विधायिका, अब गांव के स्तर पर विधायिका कौन है पंचायत में, तो ग्राम सभा, विलेज असेंबली। ग्राम सभा का काम होता है कि गांव की समस्या का लिस्ट बनाए, आई मुखिया के पास पहुंचाए
इसको बोले कि इसको ठीक करो। ग्राम सभा में कौन आता है? तो कौन आता है? हाँ क्या? बिल्कुल गुड, एब्सोल्युटली राइट। गांव का हर वो आदमी जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, वोट देने की योग्यता रखता है, वो सब ग्राम सभा में, कोई सचिव उचिव नहीं, गांव का आदमी सब विधायी का है वहां। ठीक है, ये सब पत्र नहीं रहता है ना, मुखिया को बताता है ना, आदमी सबको पता रहता है, नहीं पता इसलिए अपना पैसा सब इंदिरा आवास का खाते रहता है ना। तो ग्राम सभा, ठीक है, तो ग्राम सभा में कौन है? वहां पर का आदमी सब है जो इस चीज को यहां पर ये विधायिका के तौर पे काम करता है। ठीक है, और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका है सरपंच, सरपंच, पंच, ये यहां पर न्यायपालिका है ना। क्या करो कि बकरी भुला जाती है तो खोजने चल जाता है, गाँव में ऐसा ना झगड़ा होता है जी हमारे बकरी भुला गए। अरे बकरी भुलाती है कहीं, बकरी का मैटर हो जाता है, और काम खत्म कर लो खा पी के, है कि नहीं? आज कह रहा है कि हमारे बकरी भुला गए, पगला भुलाया, भूखा आदमी सब खा लिया है। वही पंचायत सभा है, जो ग्राम सभा है उसी को पंचायत सभा कहते हैं। तो ग्राम पंचायत में तो सब आ गया ना, ग्राम पंचायत में ये सब आ गया, और उसमें ही कार्यपालिका है, ये विधायिका और न्यायपालिका है। ठीक है, ग्राम पंचायत में उसका हेड हो गया मुखिया, ठीक है, और उसके सहयोगी जो भी उप मुखिया हैं या फिर जो भी वार्ड पार्षद है या वार्ड के मेंबर हैं। ग्राम सभा जो है वही ग्राम पंचायत बनाती है। ठीक है, जो 18+ एज के हैं वो सारे लोग। ठीक है, और सरपंच और पंच जो चुने जाते हैं वो स्थानीय स्तर पे न्यायपालिका है। ठीक है, तो आई पंच सरपंच का कोई बात सुनता है आजकल? मुखिया का तो बातें नहीं सुनता है गांव में कोई। आजकल ऐसा स्थिति रहता है गाँव में कि कोई किसी का बात नहीं सुनता है। हाँ, ये लोग जाता है पंचायती करता है, लेकिन किसका? कमजोर का पंचायती, कमजोर का, एकदम गरीब गुरबा बेचारा कोई है आपस, तो उसका पंचायती जाके मुखिया जी कर देंगे, सरपंच। गांव का ताकतवर आदमी दो आपस में लड़ रहा है, मुखिया का हिम्मत नहीं होगा जाके पूछने का कि क्या हो रहा है ना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। मुखिया जाएगा अपने पिटा जाएगा, धर के पीट देगा, नहीं सब पीट देगा धर के, है ना। तो आए वोटर नहीं मिलेगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि उस तरह की सिचुएशन से यहाँ पे होता है। तो देखिए, स्थानीय स्तर पर भी ये सब सरकार काम कर रही है। ये इतना बृहद वे तोड़ तोड़ के मैंने बताने का मतलब ये है आपको कि इसमें से कोई भी सरकार का आदमी हो या मंत्री विधायक हो, इसमें से कोई भी आपका मूल अधिकार छीन नहीं सकता है। इसमें से कोई भी अगर आपका मूल अधिकार छीना तो आप उसके खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत जो आपने लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप सीधे चल जाइएगा। उपचार मतलब क्या होता है? इलाज करवाने चल जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आपके पास है। क्लियर है? कोई दिक्कत? और ये विधिक व्यक्ति मतलब कि सरकारी कंपनी, सरकार की जितनी भी कंपनी है वो सभी कंपनियां भी राज्य के परिभाषा में आती है। मतलब कि उन कंपनियों के द्वारा भी किसी नागरिक का अधिकार नहीं छीना जाएगा, किसी को किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं पैदा किया जाएगा। क्लियर है? समझ रहे? आर्टिकल 12 समझ में आया क्या है? राज्य की परिभाषा। तो ये तो छोटा सा लाइन लिखल है, लेकिन व्याख्या देख रहे हैं ना कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है। ओके, और ये क्या है? मूल अधिकार एक व्यक्तिगत कानून है, मतलब अधिकार है जो हर इंडिविजुअल को मिला हुआ है। हर इंडिविजुअल को ये मिला हुआ है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई आपसे छीनने की कोशिश करता है इनमें से कोई भी, तो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। आर्टिकल 12 में कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 देखिए, तो आर्टिकल 13 भी जो है वो आपसे कहता है कि भाई आपका मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जाएगा, है ना। लेकिन इसके साथ ये कहता है कि आपको
मूल अधिकार से असंगत, लिख लेंगे आर्टिकल 13 में, मूल अधिकार से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। मूल अधिकार से असंगत या उसे कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। ओके, मूल अधिकार से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। मूल अधिकार से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब क्या है, देखिए लिख लेंगे कि इनकंसिस्टेंस एंड डेरोगेशन, inconsistent and derogation any act inconsistent and derogation any act remove from fundamental right, from fundamental right if impacted की हो कि कौन, अच्छा ठीक, चलिए तो हाँ, इट इम्पैक्टेड क्या लिखे हैं, पूरा लाइन बोलिएगा। इफ इम्पैक्टेड देन ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। मतलब कि ऐसा कोई भी कानून, इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन का मतलब, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत और डेरोगेशन का मतलब कम करने वाला, ठीक है, जो उसको कम कर देता हो, मिनिमाइज कर देता हो, खत्म कर देता हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकार से असंगत हो, यानी कि मूल अधिकार से अलग हो या मूल अधिकार को कम कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, उस कानून को खत्म कर देंगे, है ना, उस कानून को खत्म कर देंगे, लेकिन मूल अधिकार खत्म नहीं होगा। मूल अधिकार मतलब तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी ऐसा कानून है, कोई भी ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो एक्ट इंपैक्ट कर रहा है किसी तरीके से, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, तो कोई भी एक्ट जो इस तरीके से आपको इंपैक्ट कर रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, तो उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मूल अधिकार को खत्म नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये ऐसा कानून ना तो आजादी के बाद बन सकता है, ना आजादी से पहले का कोई ऐसा कानून हो जो आपके मूल अधिकार को कम कर रहा हो। अगर ऐसा कोई कानून होगा भी जो आजादी से पहले का है और आपके मूल अधिकार को कम कर रहा है, तो उस कानून को खत्म कर देंगे, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट बचा रहेगा। और अगर भारत की संसद ऐसा कोई कानून बना देती है जो आपके मूल अधिकार को कम कर रहा है, तो न्यायालय उस कानून को खत्म कर देगी, लेकिन आपके मूल अधिकार पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे, वही तो कह रहा है कि मूल अधिकार से असंगत, असंगत मतलब कि जो मेल नहीं खाता हो, और कम करने वाला यानी मूल अधिकार को छीनने वाला, ठीक है, ऐसा कोई भी कानून होगा तो वो खत्म हो जाएगा। उस कानून से फंडामेंटल राइट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके फंडामेंटल राइट को बचाया जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट किसी भी स्थिति में इंपैक्ट नहीं होगा, उसको प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, उसको बचा के रखा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या खत्म करेगी सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास वो मैटर जाएगा कि भाई ये ऐसा कानून बनाया गया है जो इंपैक्ट कर रहा है,
तो सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करेगा और उसको लगेगा कि हाँ इस कानून से मूल अधिकार हनन हो रहा है तो उसको खत्म कर देगा, वो अनाउंस कर देगा कि ये कानून लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मूल अधिकार को खत्म कर रहा है। आर्टिकल देखिए, दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 226 है और एक आर्टिकल 32 है। 32 कहता है कि अगर आपका मूल अधिकार किसी ने छीना है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपना मूल अधिकार आप लागू करवा सकते हैं, ठीक है। और 226 भी कहता है कि यदि आपका मूल अधिकार छीना गया है तो आप 226 का सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। किसी कारण से अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आप जाने की स्थिति में नहीं है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, लेकिन फिर भी आपको इसमें आर्टिकल 32 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है। अभी आपने लिखा ना, लेकिन 226 का भी चर्चा भी किए हैं, नहीं किए हैं। तो 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना भी जाएगा कहीं पर तो आप उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, आप जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट बिना विलंब किए सुनेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट का भी देरी कर दिया तो माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद फंडामेंटल राइट को फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर 226 के तरफ जाइएगा तो हाई कोर्ट कह देगा ठीक है आज नहीं सुनेंगे, आज सुनेंगे 5 दिन बाद, अगला तारीख मिल जाएगा, है ना। क्योंकि 226 अपने आप में फंडामेंटल राइट नहीं है, अब 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है। तो जा तो सकते हैं आप दोनों जगह, लेकिन 32 जल्दी फायदा करेगा, यानी 32 एंटीबायोटिक है और 226 नॉर्मल दवाई है। नहीं जाइएगा तो सुनबे नहीं करेगा, भाई बकलोल है। 32 जाने का कोई मटर नहीं, कैसे चलिएगा 32 के तहत, नहीं जाइएगा ना। अब सर्दी का हुआ है या खा लीजिए दवा पेट दर्द का, दिक्कत करेगा ना। आर्टिकल 32 ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना है तो 226 के तहत। क्लियर है? चलिए, फिर हमें कोई दिक्कत। चलिए आर्टिकल 14, अब आइए तो 14 में से क्या शुरू जाता है, समानता का अधिकार। तो हेडिंग बनाएंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक, 14 से 18। टू 18। तो आर्टिकल 14 इसमें क्या कहता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो यहां पर विधि का मतलब क्या है, एक्ट, कानून, कि कानून के सामने सब कोई बराबर है। पहला लाइन जो है विधि के समक्ष समता, इसका मतलब हुआ कानून के सामने सब कोई बराबर है। और दूसरा लाइन विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब हुआ कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये विधि के समक्ष समता का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ब्रिटेन का कंसेप्ट है। ये कहां का कंसेप्ट है, ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है ना। और इसके एक फिलोसोफर हैं, उनका नाम है एवी डाइसी। एवी डाइसी ने ये कंसेप्ट दिया था कि कानून के सामने सब कुछ बराबर होना चाहिए, है ना। कानून के सामने सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। और विधियों का समान संरक्षण, ये कंसेप्ट अमेरिका का है, यूएसए, ये यूएसए का कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, एवी डाइसी वो ब्रिटेन के थे, उन्होंने कहा था विधि के समक्ष समता, कि कानून के सामने सब कोई बराबर होगा। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण,
इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा, कानून किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये पहला वाला लाइन है, ये पहला वाला लाइन क्या है कि कानून जो है उसके सामने सब कोई बराबर है। ठीक है, तो ऐसा अगर हो कि कानून के सामने सब कोई केवल बराबर हो तो क्या ये ठीक बात होगा? ये ठीक बात नहीं होगा, क्योंकि सबके साथ अगर आप एक जैसा कानून बना दे तो वही कानून बच्चा के लिए भी, वही कानून बूढ़ा के लिए भी, वही कानून युवा के लिए भी, तो गलत हो जाएगा ना। अब खीरा चोरी करने वाले के लिए वही सजा कर दी जो हीरा चोरी करने वाला का हो, तो मैटर गड़बड़ा ना जाएगा। अब वो खीरा चोरी करके क्या कर लेगा? खूब करेगा तो सलाद बनाएगा, 2 टमाटर डाल के खा के खत्म कर देगा कहानी। हीरा चोरी करने वाला तो बाप बिल्डिंगें बना देते हो है, तो अंतर है ना। तो अपराध की स्थिति, अब किसी को कोई धर के 2 थप्पी लगा दिया तो उसको फांसी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा है ना। कोई धर के किसी को मर्डर कर दिया, तो मर्डर कर दिया तो भाई उसको तो फांसी बनता है, क्योंकि उसने किसी का जान लिया है। तो अब प्रकृति के हिसाब से ना दंड मिलना चाहिए, ये नहीं कि अपराध तो अपराध है, लेकिन अपराध में प्रकृति है कि अपराध किस तरीके का है। अब अपराध इंटेंशनली हुआ है कि अपने आप को बचाने में हुआ है, यह भी तो हो सकता है। तो परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार हो, तो ये कहता है। तो ये वाला कंसेप्ट इंडिया में केवल 20% लागू है, और ये वाला कंसेप्ट इंडिया में 80% लागू है। विधियों का समान संरक्षण, कि जो जिस स्थिति में होगा उसके स्थिति के अनुसार उससे व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो ये अमेरिका से लिया गया है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। और जो आरक्षण है, रिजर्वेशन, वो आरक्षण यहीं से निकलता है, विधियों के समान संरक्षण से, क्योंकि आरक्षण इस बात का अनुमति देता है कि भेदभाव किया जाए, लेकिन भेदभाव कैसा? सकारात्मक भेदभाव। भारत का संविधान आपको भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, लेकिन भेदभाव हो सकता है पॉजिटिव भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसको कहते हैं कि जिस किसी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो, उससे कोई पीछे ना जाए, बल्कि दूसरा आदमी आगे आए, क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर आदमी को जब सरकार सपोर्ट करती है, उसको अपलिफ्ट करती है, तो वो इसी आर्टिकल के तहत करती है, और आरक्षण यहीं से निकलता है। अब SC ST कम्युनिटी को आरक्षण क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि वो देश में कमजोर थे, है ना, उनके साथ भेदभाव हुआ था, तो अगर उनको नहीं देते तो उनका विकास ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो देश में कमजोर है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए सरकार उसको क्या करेगी? सहायता करेगी। तो यही है विधियों का समान संरक्षण। क्लियर है कि इसका एक मतलब और निकलता है कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। तो भारत का समाज कैसा है? कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई उससे ऊंचा है, कोई मध्यम है, मतलब कि इक्वल सोसाइटी नहीं है इंडिया में, है ना। तो अगर जो इक्वल सोसाइटी है, मान लीजिए ये अगर ये एक इक्वल लोग हैं, तो इनके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। इस इक्वलिटी में एक समान व्यवहार, इसमें एक समान व्यवहार, यानी कि जो जिस स्थिति में रहेगा उसके साथ उस स्थिति में व्यवहार करेंगे। ये नहीं कि सबके लिए एक नॉर्मल सा कानून बना दिया, जो मैंने एक बार एग्जांपल देकर आपको समझाया था कि अगर एक माता पिता के 2 संतान हैं और माता पिता कहते हैं कि मेरा ये नियम है कि हम दोनों के साथ बराबर का व्यवहार करेंगे, तो करें, ये अच्छा बात है, लेकिन तब करें जब दोनों बराबर की स्थिति में हो। लेकिन वही मान लीजिए कि माता पिता अच्छी स्थिति में है, एक बच्चा है जिसका कि गवर्नमेंट जॉब हो गया, और एक बच्चा जो बेरोजगार घूम रहा है, उसका कोई नौकरी लगा ही नहीं। अब माता पिता कहे कि हम दोनों के साथ बराबर व्यवहार करेंगे, तो ये गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा ना, क्योंकि जिसका नौकरी हो चुका है उसका तो कैरियर सेट है। तो जो बेरोजगार है उसको ना सेट करना है आपको। तो जो बेरोजगार है, जो कमजोर है, जब उसको माता पिता सेट करेंगे तो सरकारी वाला को लगेगा कि हमारा साथ माता पिता भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन वो फिर पागल है, उसको समझदारी नहीं है कि यार तुम तो पहले से फिक्स हो ना, और वो फिक्स नहीं है पहले से, तो उसको तो सेट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पेरेंट को करना पड़ेगा। यही न्याय होता है। न्याय का मतलब यही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। न्याय का मतलब नहीं कि खाली न्याय करते चलिए, नहीं तो खाली न्याय करिएगा ना तो बहुत से लोग के साथ अन्याय हो जाएगा। न्याय इस दृष्टिकोण से किया जाए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, तो अन्याय मुक्त न्याय ही समानता लाता है। ठीक है, और वही यहां पर यह है। तो यही जब देखेंगे कि अब मान लीजिए कि ये वाला समाज सबसे बड़ा समाज है, जो पीछे छूट गया इसको यहां तक पहुंचाना है, तो इसको नीचे से सपोर्ट करना पड़ेगा ना, सपोर्ट करेंगे, यही सपोर्ट हुआ तो आरक्षण कहलाता है। लेकिन आरक्षण के कंसेप्ट को लोग समझते ही नहीं है। 2 तरह के लोग हैं देश में, एक आरक्षण विरोधी और एक आरक्षण समर्थक, और दोनों में से दोनों लोल, दोनों बकलोल, दोनों में से कौन है ये कर रहा है?
काहे हो? कोई 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 मैटर हो गया है? आए? अच्छा 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 ठीक है, डोंट टॉक इच अदर। नहीं नहीं नहीं, ये क्या आगे क्यों चले जाए? मतलब नहीं नहीं, आप बात क्यों करिएगा? तो बात नहीं, ऐसे इनको प्रॉब्लम हो रहा है। सुनिए, अगर इन्होंने कहा कि हमको अगर असुविधा हो रही है तो आपको भी एक बार अपना पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। पागल तो नहीं है कि आगे बैठा हुआ आदमी आपको पीछे घूम के कहेगा कि आप मत बोलिए। बोल रहे होंगे तभी बोला ना, नहीं बोलोगे तो नहीं बोला होता। सेल्फ असेसमेंट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? आप बोले कि चल जाइए, यह क्या है? संस्था में आया ना, ये चौक का नुक्कड़ थोड़ी है, चाय पीने आए हैं कि डॉट के बोल दिएगा चल जाओ बाहर, वो चल जाएगा बाहर। यहां हम ना बैठे हुए हैं, हम ना डिसाइड करेंगे कौन कहां जाएगा और कहां बैठेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा वहां से बैठे बैठे। कब क्लास में नहीं थे? कब का बात है भाई? चलिए ठीक है, लेकिन 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 इस तरह से मत कीजिए। और आप लोग जिस पोजीशन में हैं, आप लोग जिस पोजीशन में हैं, आप लोग को शोभा भी नहीं देता ये सब चीज। आप लोग को ये सब चीज शोभा भी नहीं देता है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि भाई आप लोग को तो बोलने में भी लगता है कि क्या बोला जाए, है ना? आप लोग थोड़ी ना बच्चा हैं कि आपको डांटा जाए, आपको फटकारा जाए। आप खुद उस सब फेज से निकल आए हैं, ठीक है? तो ये सब मत कीजिए और बिल्कुल आपस में थोड़ा बातचीत कम कीजिए, ठीक है? तो समझ रहे हैं? तो ये लोगों को जो सपोर्ट मिलेगा, यही सपोर्ट क्या है? आरक्षण है। और आरक्षण से ये लोग यहां तक पहुंच जाएंगे। आज जिस दिन सब लोग एक बराबर धरातल पर आ जाए, उस दिन इसको खत्म कर दे, उस दिन आरक्षण को हटा दे, जब सब लोग एक बराबर पे आ जाए। लेकिन जब तक पूरा समाज एक नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है, तब तक आपको आरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? और वो आपको देना भी पड़ेगा और वो सही भी है, ठीक है? क्योंकि समाज ही एक जैसा नहीं है, तो समाज को एक करने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो कंसेप्ट निकलता है वो यहां से निकलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? 14 में कोई समस्या नहीं है? इसके बाद आता है हाँ। तो हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, ये समान संरक्षण यहां से निकलता है। हाँ, यहां से आरक्षण का बेसिक कंसेप्ट जो है सो निकलता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए, और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अभी कोई गेस्ट आए हुए हैं सर, कोई फैकल्टी हैं, देखिए आप लोग से मिलना चाहेंगे तो मिल लीजिए 5-10 मिनट, ठीक है? ऐसे निकलिएगा मत। है क्या? तो आज आप लोग 2 बजे तक तो कैसे हो? बढ़िया। सॉरी। कैसे हो फ्यूचर आईएएस? है जी, मिशन 50 आईएएस जी। आवाज थोड़ी कम सी आई, मुझे लग रहा बच्चे कुछ कम है क्या? कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। अब लगा कुछ जोश है थोड़ा सा, मुझे लगा कुछ गायब सा हो गया है। भैया अभी अधिकारों के बारे में पढ़ा है तो फिर तो जोश ज्यादा होना चाहिए ना। चलिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखा जाए तो सबसे अधिक जो बच्चों का मतलब फ्यूचर खराब करने में सबसे बड़ा योगदान भी इसी का होता है। क्यों? क्योंकि जब भी इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है, टीचर पहले ही बोलता है भाई कितना भी पढ़ लो उतना कम है। सुना भी होगा आप सबने कई लोगों से काफी बार, है ना? अब देखिए इतिहास में क्या है कि अगर इसको सही से समझा जाए और सही से पढ़ लिया जाए तो काम भी होता जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे कोई भी हो, आप यूपीएससी के पेपर, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखो तो कई बार बच्चों के मन में आ गया कि भाई क्वेश्चन कम आए थे। देखा होगा ना यूपीएससी का पेपर, देखा किसी ने? जी अच्छा, ये टीचिंग वाले बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात, ठीक है, सॉरी।
कोई बात नहीं बेटा, टीचिंग एग्जाम में भी देखा जाए तो यूपी जो हिस्ट्री है उसका योगदान काफी ज्यादा है जी। सुनिए एक मिनट, कुछ बेसिकली करते हैं इंट्रोडक्शन देने का, इंट्रोडक्शन कोर्स का इंट्रोडक्शन कोर्स का अपने बारे में। जी बेटा। तो देखिए बेटा, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या होता है बेसिकली, क्योंकि आपके पास टाइम काफी कम बचा है, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो देखो बेटा, एक बात हमेशा समझना, हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आजकल निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, आप देखोगे कि मेडिवल से लेकर जो मॉडर्न की वेटेज है वो लगातार बढ़ गई है, ठीक है। और आप देखोगे एक क्वेश्चन पहले जिस तरह से बीपीएससी पूछ रही थी, आज पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। पहले के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो रट्टा मारकर आप समझ सकते थे, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्ट बेस पर बन रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे, पहली चीज तो ये है, ठीक है। चाहे बेटा देखो आजकल क्या है कि बीपीएससी का एग्जाम हो आपका, चाहे टीचिंग का कोई DSSB का एग्जाम हो, या फिर वो कोई अदर एग्जाम हो, आजकल क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, पहले क्या होता था कि भाई क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया कि भाई किसी भी वंश के बारे में, रूलर के बारे में, किसी बिल्डिंग के बारे में। आज क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, 4 पार्ट बनाकर दे रहा है, ठीक है, जहां आपके पास पूरा कंसेप्ट का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो पूरा फोकस उसी चीज पे रहेगा कि कंसेप्ट कैसे बिल्डअप किए जाएं, ठीक है। रही मैं अगर अपनी बात करूं तो यूपीएससी की मेरी अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 2010 में। मैंने 2011 में और 2013 में 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, लेकिन किसी कारण से फाइनल एग्जाम करेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद हिस्ट्री में मैंने JRF किया है, 3 साल लगातार मैं JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ, और अभी शंकर IAS अकेडमी से जुड़ा हुआ था। मेरी अपनी किताब है आर्ट एंड कल्चर पर, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल अगले मंथ ये बुक मार्केट में आने वाली है जी। तो क्या बात की जाए, क्योंकि टाइम काफी कम दिया आपने मुझे, कुछ टाइम होता तो मैं समझाता भी आपको कुछ। नवीन शर्मा जी, अगर थोड़ा सा टाइम मेरे पास होता तो मैं कुछ समझाता भी आपको कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके कुछ डाउट हो तो आप डाउट पूछिए अपने, ये मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा आपको समझाना कुछ है जी। हाँ जी जी, कल तो पूजा है जी, नेक्स्ट डे से बिल्कुल बेटा। देखिए बेटा किया कैसे जाएगा, मैं वो डिस्कस कर लेता हूं आपसे। देखो बेटा, हकीकत क्या है, आपने देखा होगा जो प्राचीन भारत है उसको आप एंशिएंट इंडिया बोलते हो, बेसिकली वो क्या है, कंसेप्चुअल, मतलब सॉरी वो फैक्चुअल बेस ज्यादा है। अगर आप स्टार्टिंग में फैक्ट ज्यादा पढ़ लोगे तो दिमाग का जो सर्कुलेशन थोड़ा उड़ जाएगा। तो हम जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो मेडिवल इंडिया से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ज्यादा निकल रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल इंपायर, उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा विजयनगर डिस्कस करते हुए, फिर हम चलेंगे मॉडर्न इंडिया पर, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से निकल कर आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है यहां PhD करने आप में से कोई नहीं बैठा, हर बच्चे का काम एक ही है, सिलेक्शन लेना। और मुझे लगता है मैं भी यहाँ पे PhD करवाने तो नहीं आया, आपके सिलेक्शन के लिए आया हूं। तो मेरा भी फोकस ये होगा कि सिलेक्शन बन के आए। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं या जो सुन रहे हैं मुझे, सिलेक्शंस निकल कर आए, ताकि जो सर भी बाद में ये कहें कि हाँ दिल्ली से अगर टीचर बुलाया है तो कुछ हुआ है, और वो हुआ है जो पहले नहीं हुआ था, ठीक है। तो पूरी कोशिश यही रहेगी, आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी यही होनी चाहिए कि सिलेक्शंस का एक नया रिकॉर्ड खड़ा किया जाए। होगा? इतना ढीला सा होगा? यस, यही चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं इस चीज को, और ये गारंटी दे दी है कि अगर जो करवा दूंगा आपको पहली क्लास के बाद ही घर जाकर अपने जो पुराने पेपर आपके हो चुके हैं या जो होने वाले उसको कंपेयर करना, आप समझ जाओगे कि डिफरेंस क्या होता है। मैं 10 क्लास की नहीं बोल रहा, 8-10 क्लासेस की नहीं कह रहा, सिर्फ 1 क्लास की कह रहा हूं आपको। जो पहली क्लास में करवाऊंगा आपको, उसके बाद ही जाकर अपने प्रीवियस पेपर देखना शुरू कर देना, या जो मॉक टेस्ट आपके पास है वो देखना शुरू कर देना, ठीक है। चलेगा? चलिए ठीक, ओके बेटा।